लेकिन विकास तो हुआ है। बीजेपी का सरकार रहने से विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना। अगर सरकार नहीं करती तो विपक्ष कहता कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार ने कर दिया तो विपक्ष कहेगा हमारी मांग थी। विपक्ष का काम है मांग करना। बिजली तो ठीक मिल रहा है, बिजली भी है जो ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। उनके शासन काल में जंगल राज ही जंगल राज था, इसमें सुशासन की सरकार है। उस पर सरकार और चुनाव आयोग का जो एक्शन हुआ है SIR के रूप में, वो एक स्वागत योग्य कदम है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा के चुनाव होने महज 2 से 3 महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव को लेकर, और ऐसे में हम हर एक विधानसभा में जाकर जनता से उनकी राय, उनके क्या तकलीफ़ है या फिर उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं और सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, उनसे जान रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी है कि नहीं वो जान रहे हैं उनसे। और इसी को लेकर हम अपने खास कार्यक्रम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, इसको लेकर पहुंचे हैं पीरपैंती विधानसभा में। पीरपैंती विधानसभा जो कि आरक्षित सीट है और अभी यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार है ललन कुमार पासवान, वो 2020 में यहाँ से चुनाव जीते थे। आइए जानते हैं पीरपैंती की जनता से कि उनका क्या कुछ कहना रहता है पीरपैंती के विकास को लेकर, और वो इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष भी काफ़ी मजबूती के साथ उतरा हुआ है। और बात करें हम NDA सरकार की, जो कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वो लगातार जो है वो जनता के लिए घोषणाएं कर रही हैं। आइए जानते हैं पीरपैंती की जनता से कि उनका क्या कुछ कहना होता है। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर NDA की सरकार जो योजनाएं ला रही हैं जनता के लिए, या चाहे वो बात करें हम लोग पेंशन योजना की, जो कि 400 से बढ़ाकर 1100 की गई है, उसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं, उसके हित में है कि नहीं ये फैसला? बिल्कुल उसके हित में है। ये तो अच्छा चीज़ किया, मगर कुछ कम रह गया और स्टेट के मुताबिक और होना चाहिए। और स्टेट में जैसे और बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बच्चा गार्जियन को देखता है, नहीं भी देखता है। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि उसके पास 2000 के आसपास रहे तो उसका काम चल जाएगा। ये होना चाहिए। जो बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है जी, उसका लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है और कितना सराहनीय कदम है जनता के लिए? नहीं, ये तो सही चीज़ किए। 125 यूनिट बिजली दिए, ठीक है, खुश भी है उससे जनता, लाभान्वित भी हुआ। और ये क्या बोलते थे हम, लाइन जब से 125 यूनिट हुआ है तब से ये डिस्टर्ब का खेला शुरू हो गया है कि फुट आना फुट जाना, फुट आना फुट जाना। इसके पहले ये सब नहीं होता, लाइनें नहीं है। अच्छा, आप बात करें हम लोग आयुष्मान भारत की, जो आयुष्मान कार्ड से जो 4 लाख का मुफ्त इलाज होता है, तो जो सरकार की तरफ से किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, इसका लाभ कितना मिलता है जनता को और गरीब जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? फ़ायदेमंद है, पर डॉक्टर पे इनका लगाम लगाना चाहिए। कुछ ऑपरेशन का जैसे गवर्नमेंट फिक्स किया है, जो आपको बताए भी हम, कि 20,000 लेना है, तो डॉक्टर का मनमानी चलता है कि 40,000 दीजिए, इसका ये रेट लगेगा आपको, गवर्नमेंट से इतना ही मिलता है। इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इस सब चीज़ पर, कि जो हम रेट फिक्स किए तो उतना ही ऑपरेशन का पैसा ले और इलाज हो जाए, वो नहीं होता है, उसका डबल पैसा लगता है। अच्छा, मगर बात करें पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की, तो इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है बीजेपी की सरकार आने पर? विकास तो हुआ है, बीजेपी का सरकार रहने से विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अगर आपसे इन सब मुद्दों से बात की जाए, जो योजनाएं जो सरकार ने दी है या फिर जो भी विकास पूरे बिहार में और फिर पीरपैंती विधानसभा में जो भी विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे वो अस्पताल की बात करें, तो आप इस मुद्दे पर इस बार किसकी सरकार चाहते हैं कि बिहार में बने? NDA का बन जाए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, पीरपैंती में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या है, मतलब किस तरीके की सुविधा मिल रही है? ये सब में ठीक है, शिक्षा भी सही चल रहा है, स्वास्थ्य भी मोटा मोटी ठीक है। बने पहले जैसे नगण्य रहता था, वो नगण्य नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुधरी है यहाँ पे? सुधरी हुई है। और जो 125 यूनिट बिजली जो कि फ्री दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसका फ़ायदा आप लोग को मिल रहा है? मिल तो रहा है। फ़ायदेमंद है ये आप लोग के हाँ। लिए? आयुष्मान कार्ड के तहत जो कि मुफ्त इलाज होता है या फिर दवाइयों में खर्च होता है, उसका फ़ायदा मिल रहा है? फायदा तो अभी एक बार गए नहीं किए, क्या बताएंगे।
मतलब सराहनीय कदम है ये सरकार की तरफ से। आइए पीरपैंती की और भी जनता यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर और इनकी क्या कुछ मांग है सरकार से, या फिर जो योजनाएं सरकार दे रही है उनसे इनको कितना लाभ मिल रहा है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? ओम प्रकाश साहब। आपको कितना लाभ मिला जो सरकार की योजना है, चाहे फिर वो पेंशन की बात करें या फिर बिजली? पेंशन तो ठीक मिल रहा है, बिजली भी है जो ठीक है। तो पीरपैंती विधानसभा में जैसे सड़क का निर्माण हम देख सकते हैं कि इसको 4 लेन से जोड़ दिया जा रहा है अभी, तो ये कितना डेवलपमेंट में या फिर विकास में ये कितना अभी तो विकास में जो है तो मोटा मोटी चल रहा है। विकास हुआ है पीरपैंती हाँ, में? पीरपैंती का विकास हुआ है। तो अगर इस मुद्दे पर अगर देखा जाए तो आप लोग इस बार किसको मुख्यमंत्री के दावेदारी दे रहे हैं? तो हम लोग तो ऐसी का है मुख्यमंत्री जो एनडीए का ही रहेगा। एनडीए का ही सरकार है। हाँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पीरपैंती विधानसभा में और हम इस वक्त मौजूद हैं सुंदरपुर बाज़ार में। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि इनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जो सरकार अभी जो भी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा वो कर रही है उनका लाभ धरातल पर जनता को कितना मिल रहा है और पीरपैंती विधानसभा का विकास कितना हो रहा है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर पीरपैंती के कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र कुमार ताती। जो सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है या फिर जो भी पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए, इसका लाभ जनता को कितना मिल रहा है और सरकार की तरफ से कितना सराहनीय कदम है? सरकार तरफ से 1100 रुपये पेंशन बूढ़ा आदमी को मिल रहा है पेंशन, और बिजली जो है थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, 125 यूनिट दे रहा है। तो और आप लोग सब क्या बोलेंगे, बस यही इतना बात। अच्छा, इस वक्त हमारे पास लोक जनशक्ति की पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष सौरभ कुमार जी मौजूद हैं और इस वक्त हम खड़े हैं पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में जो कि आरक्षित सीट है और यहाँ से वर्तमान विधायक लल्लन कुमार पासवान हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ दिनों से मीडिया में चर्चा रह रही है कि चिराग पासवान 2020 वाला रुख एक बार फिर से अपना सकते हैं। वो फिर से घोषणा कर दिए हैं कि वो फिर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कुछ कहना रहता है चिराग के इस बयान से और जो मीडिया में जो ये हल्ला उठ रहा है इनका इस पर क्या कुछ विचार है। आपका क्या कुछ विचार है जो चिराग पासवान क्या फिर से 2020 वाला रुख अपना रहे हैं इस बार? 2020 वाला कभी ने एनडीए के साथ में चुनाव लड़ेंगे 243 पर एनडीए के साथ, मजबूती के साथ। लेकिन चिराग पासवान हमेशा और इस बार भी जो पटना में पारस गोलीकांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसमें उन्होंने सवाल किया था वर्तमान सरकार के ऊपर कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसके राज्य में प्रशासन बेलगाम है। इस पर आपका क्या कुछ कहना रहता है? इस पर शासन प्रशासन जो भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो उस पर आवाज़ उठाने का वो पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन चिराग पासवान हमेशा से नीतीश कुमार से थोड़ा बहुत उनके मन में अनबन रहता है, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में वो मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, मजबूती के साथ एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। वो घोषणा भी कर चुके हैं 243 एनडीए के साथ उन्हें चुनाव लड़ेंगे। बात करें पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर कितना विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर बार या तो आरजेडी या फिर बीजेपी हर विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलती रहती है। अभी वर्तमान विधायक से यहाँ की पब्लिक बहुत ही नाखुश है। 7 विधानसभा में एक विधानसभा कोई भी एलजीपीआर को मिल सकता है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो उनके पास इस बार मंत्रालय भी है, लेकिन बिहार में अभी तक एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा पाए, लेकिन वो बात बिहार की करते हैं। वो अभी आपका खगड़िया में चालू तो हुआ है, चालू हो चुका है। जैसे मखाना बोर्ड का उन्होंने कहा था कि वो गठन करेंगे, जबकि इंडिया में बिहार जो है कम से कम 85% मखाना का उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी जो मखाना जो उगाते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वो तो मिल रहा है आपका, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका थी और प्रधानमंत्री जी वहाँ से आपका भागलपुर हवाई अड्डे से ही घोषणा किए थे, मखाना बोर्ड का भी उन्होंने ठीक किए। जिस तरीके से बिहार में इस बार प्रशांत किशोर भी बिहार बदलने के लिए उतरे हैं,
प्रशांत किशोर का राजनीतिक करियर काफ़ी दमदार रहा है, क्योंकि उन्होंने हर दल के साथ काम कर चुके हैं वो। तो इस बार बिहार विधानसभा में वो खुद मैदान में उतर गए हैं। तो क्या लगता है 2025 के चुनाव में वो कितनी कांटे की टक्कर देंगे? कुछ भी उनका कांटे का टक्कर नहीं होगा, न ही उनका जनाधार वोट है। ये एनडीए मजबूती है, अपने बलबूते 225 सीट लाएगी। अगर एसआईआर की बात करें तो जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला कर रही है कि वो चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है बिहार में। और आज से राहुल गांधी वोट बचाओ यात्रा भी वोट करने हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कोई बात नहीं है। जंगल राज में बूथ मतलब बक्से में जीन निकलता था, ये ऐसा कोई नहीं है। चुनाव आयोग ने उनको करने का काम किया, बाकी तो कभी भी डेमी करने के लिए ऐसा कोई बात नहीं है चुनाव आयोग का। जो 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि वो जो डेटा है उसको सार्वजनिक करे, वेबसाइट्स वगैरह पे अपलोड करे। लेकिन उसके बावजूद जब तेजस्वी यादव को 2 एपिक नंबर के ऊपर सवाल उठाया गया, जब तेजस्वी यादव के ऊपर 2 एपिक आईडी रखने पर सवाल उठाया गया, उनको 2 बार नोटिस भी दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर अभी तक कोई भी सफाई नहीं दिए हैं। विपक्ष ऐसे ही अलग अलग मुद्दा उठाते रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अभी विपक्ष का तेजस्वी यादव का डबल एपिक नंबर था, उसी तरह बहुत ही माने फर्जी वोटर थे, तो उनका सफाया हुआ। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो योजनाएं वो बनाते हैं नीतीश कुमार या फिर डबल इंजन की सरकार उसको कॉपी पेस्ट करे। उन्होंने इसको कट पेस्ट पॉलिटिक्स का भी नाम दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है। उनके शासन काल में जंगल राज ही जंगल राज था, इसमें सुशासन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य दोनों माने यहाँ माने झोला लेके जाते तो वहाँ बोरा भर के केंद्र सरकार दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री बहुत ही माने सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मतलब इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है, 110% बनने के। इस वक्त हमारी मौजूदगी पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर है और हमारे साथ मौजूद हैं विपिन कुमार, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पीरपैंती में कितना विकास हुआ है और जो डबल इंजन की सरकार है वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर विकास कर रही है। और विपक्ष के बारे में भी सवाल करें कि विपक्ष इस बार कितनी मजबूती के साथ विधानसभा के चुनाव में उतरा है। सर, जो विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर जो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है, चाहे वो बिहार से लेकर आप संसद तक बात कर लें, और तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर या उनके इशारे पर वोट चोरी की है बिहार में। इस पर आपका क्या कुछ कहना होता है? देखिए, एसआईआर बहुत अच्छी चीज़ है और इसके मामले में विपक्ष आम जनमानस को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। अभी कई मामला आपने देखा होगा कि एक लोगों का 2 जगह वोटर कार्ड मिला। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मिला तो ये अभी अगर एसआईआर नहीं होता तो ये नाम रहता। और ये ठीक है, बड़े लोगों का हुआ तो चर्चा में आया। ऐसे भी आप ज़मीनी स्तर पे जब देखेंगे तो एक व्यक्ति का 3 जगह नाम है। और ऐसे भी मामले हैं कि कुछ लोग वहाँ दूसरे विधानसभा में वोटिंग करके सुबह में और शाम में दूसरे विधानसभा में वोटिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है लोकतंत्र को, लोकतंत्र के लिए घातक है। उस पर सरकार और चुनाव आयोग का जो एक्शन हुआ है एसआईआर के रूप में, वो एक स्वागत योग्य कदम है। इसका मैं स्वागत करता हूं। जो बिहार में इस बार राज्य सरकार ने 400 से बढ़ाकर पेंशन को 1100 रुपये कर दिया है, ये जनता के लिए कितना सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से, और क्या वो धरातल पर लोगों तक पहुंच पा रहा है? जी हाँ, घोषणा के साथ ही पहला किस्त लोगों को मिल भी चुका है 1100 रुपये का, और ये एक बेहद स्वागत योग्य कदम है। लंबे समय से इसकी मांग थी। 400 रुपये में लोगों को कुछ होता नहीं था। एक वृद्धा पेंशन के बारे में उदाहरण देता हूँ। कई माताएं, बूढ़ी माताएं आपको मिलेंगी, वो कुछ पैसे बचा के रखती हैं और अपने पोते पोतियों के लिए कुछ ना कुछ, कभी टॉफ़ी, कभी बिस्किट, कभी उनके लिए कपड़े खरीद कर देती हैं। कोई आया गया उनके यहाँ रिश्तेदार, तो उसको जो है आशीर्वादी के रूप में 50, 100, 200 रुपया देती थी। तो अब क्या होगा, 1100 मिलने से, प्रत्येक माह 1100 मिलेगा तो उनके पास थोड़ा बजट ज़्यादा होगा और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट वो खुशी के रूप में या आशीर्वाद के रूप में अपने रिश्तेदारों को दे सकेंगी, जिससे उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। आज चश्मा लेने की बात आती है, कई महिलाओं के पास क्या है, बूढ़ी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके बच्चे भी आर्थिक रूप से अगर समृद्ध नहीं है
तो अपने माँ पिता का समुचित ख्याल नहीं रख पाते। उनका चश्मा दिखेगा, बहुत गरीब लोगों के पास जाइएगा गांव में तो चश्मा का शीशा घिस गया है, वो चश्मा का शीशा नहीं बदल पा रहे थे। अब क्या होगा कि चश्मा भी उनको समय पर लेने में सुविधा होगी। लेकिन जो ये जो घोषणाएं की है और ये जो योजना सरकार ने दी है, विपक्ष इसको कह रहा है कि ये जो योजनाएं थी वो हमने लेकर आए, लेकिन सरकार ने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। उन्होंने उसको कट पेस्ट पॉलिटिक्स का भी नाम दिया है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना। अगर सरकार नहीं करती तो विपक्ष कहता कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार ने कर दिया तो विपक्ष कहेगा हमारी मांग थी। विपक्ष का काम है मांग करना। विपक्ष लगातार जो है डोमिसाइल के लिए आवाज़ उठा रही थी कि डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए। जब सरकार ने डोमिसाइल नीति TRE 4 में लागू कर दी है, इस पर भी विपक्ष ने हमला किया है सरकार के ऊपर कि ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू करने से बिहार के जो छात्र हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी नौकरी हासिल करने में, क्योंकि उनका छात्रों का कहना था कि जो बाहरी राज्य के जो छात्र हैं या फिर स्टूडेंट हैं वो आते हैं और नौकरी लेके चले जाते हैं। तो डोमिसाइल नीति आने से उन लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा जो बिहार के छात्र हैं? वर्तमान डोमिसाइल की नीति जो आई है बेहद देर से लेकिन बेहद दुरुस्त आई है। उससे बिहार के अगर पहले आ जाती तो बिहार के लाखों की संख्या में छात्रों को फ़ायदा होता। ये देर से उठाया गया दुरुस्त कदम है और इसका नुकसान कहीं कहीं छात्रों को हुआ है जो अब नहीं उठाना होगा। और छात्र काफ़ी खुश हैं डोमिसाइल नीति से। और रही बात डोमिसाइल में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही बाहर के आए हैं, बाहरी राज्य के जो भी लोग हैं डोमिसाइल में जनरल वालों को ही मतलब आने का इंट्रेंस है, उसमें रिजर्वेशन तो उन्हें मिलेगा नहीं। जो भी आएंगे जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ डोमिसाइल का प्रभाव जनरल में ही मिलेगा, देखने को मिलेगा। आरक्षित वर्ग को खास अंतर उससे नहीं पड़ना है। तो इन जितने भी जो भी योजनाएं सरकार की आ रही हैं उनसे आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार का जो माहौल है वो? चुनावी समर जब होता है तो उसमें कई तरह की बातें आती है और अभी तक NDA का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उधर से तेजस्वी यादव जी हैं। और फिलहाल इसी दोनों चेहरे पे पक्ष और विपक्ष अपना अपना चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई गुंजाइश अभी तक नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई बदलाव की सुगबुगाहट भी दिख रही है। तेजस्वी जी किसी दूसरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे नहीं और इधर से NDA भी नीतीश कुमार के अलावा दूसरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन इतना है कि भविष्य में बदलाव होगा उम्र के साथ। मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर कई बातें हो रही है, अगर वो स्वस्थ रहे तो मुख्यमंत्रित्व काल पूरा करेंगे, नहीं तो अगर नीतीश जी की इच्छा होगी कि हम छोड़ दें किसी और को बनाए तो NDA के सभी घटक। पीरपैंती विधानसभा में भी 5 आंगनबाड़ी केंद्र जो कि नए बनाए गए हैं, 120 किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण से जुड़ी हुई जो सड़कें हैं वो बनी है। तो कहीं ना कहीं ये आवन जावन के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए बेहतर है, डेवलपमेंट हुआ है पीरपैंती में। हाँ, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पहले एक NH था जो हमेशा डैमेज स्कीम रहता था, जो भी कारण रहा हो, लेकिन डैमेज रहता था, बनता था, दूसरी तरफ से उखड़ती थी। लेकिन अब 4 लाइन हो जाएगा। 4 लाइन लगभग पूर्णता की स्थिति में है और कुछ ही दिनों में, हो सकता है कुछ महीनों में, चुनाव के पहले तक हमें लगता है वो रनिंग में आ जाएगा। और चुनाव के पहले हो सकता है कि उसका उद्घाटन हो जाए। और अपने यहाँ पे चूँकि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी बनना है, कई लोगों का डिमांड है कि भागलपुर में एयरपोर्ट पहले से चालू नहीं किया गया, तो वैसे लोगों को मैं बता दूं कि एक बड़ा एयरपोर्ट सुल्तानगंज में बनेगा जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। तो पीरपैंती वासियों के लिए, कहलगांव वासियों के लिए मैं नहीं रखता है भागलपुर होगा कि सुल्तानगंज होगा। यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे या बाय रोड जाएंगे तो उनको वहाँ, भागलपुर वासियों के लिए थोड़ा सा दूर होगा तो उनके लिए चलिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन सुल्तानगंज वासियों के लिए तो खुशखबरी है। तो एक एयरपोर्ट किसी छोटे क्षेत्र के लिए नहीं बनता, बड़े क्षेत्र के लिए बनता है। और एयर कनेक्टिविटी के लिए जो है सरकार उड़ान योजना की शुरुआत की है। पूर्णिया में भी काम शुरू हो गया, दरभंगा आपका एयरपोर्ट शुरू हो गया, इधर देवघर शुरू हो गया, तो एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। एम्स भी अपने यहाँ दरभंगा में बना, देवघर में बना, दोनों जगह एयरपोर्ट बना। तो कहीं न कहीं पहले से देखिएगा आप तो काफ़ी विकास हुआ है। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं, पीरपैंती रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत चयनित स्टेशन है। इसमें 18 करोड़ 93 लाख की योजना से इसको पुनरुद्धार किया गया। और आप इसको दिखाइएगा ज़रूर कि देख लीजिए कितना अच्छा है, डेवलप किया है। यहाँ एक शान से बड़ा सा तिरंगा लहरा, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। और यहाँ
प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया। कोरोना काल में रेलवे में बहुत ज़्यादा काम हुआ, दोहरीकरण किया गया, विद्युतीकरण किया गया, एकदम साइलेंट मोड में और बेहद तेज़ गति से। तो कोरोना काल कहीं न कहीं रेलवे के लिए वरदान साबित हुआ।